बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम और उसमें भी स्पेशली एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री, किस तरह से ये हेल्पफुल है। केमिकल इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल जो है हमें वेरियस गैसेस की प्रोडक्शन में किस तरह हेल्पफुल है, किस तरह। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें किस तरह से KC यूज़ करना है और हमें कैसे किसी चीज़ की मैक्सिमम प्रोडक्ट मिनिमम इनपुट लगा के हमें मिल सके, और रिएक्शन कंडीशंस भी ये देखी जाती हैं कि सेफ़ होनी चाहिए ताकि लेबर वगैरह सेफ़ रहे। यहाँ पे हम दो गैसेस का जायज़ा लेंगे, तो KC का इस्तेमाल भी हम यहाँ थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री, सेंसेस ऑफ अमोनिया और सेंसेस ऑफ SO3 हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन अगर आप देखो, यू नो कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अस अमोनिया, और इस रिएक्शन को हैबर बुश प्रोसेस भी कहते हैं। हैबर बुश जर्मन साइंटिस्ट था, तो पहली दफ़ा उसने अमोनिया तैयार की थी, ये वाला प्रोसेस। और SO2 और O2 के रिएक्शन से ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम SO3 तैयार करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस H2SO4, दैट इज़ द किंग ऑफ ऑल द केमिकल्स, ठीक है जी। आप हीट देखें, डेल्टा H -92 है और यहाँ पे डेल्टा H यानी एनर्जी इवॉल्व्ड -97.9 किलो जूल है, ठीक है। तो आप किस तरह से मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हो, कंडीशंस ये देखने की बात है भाई। अगर आप कंटिन्यूसली इस कंटेनर में जिसमें अमोनिया बन रही है, लेट्स से इट्स अ कंटेनर, इसमें अमोनिया बन रही है, तो आप यहाँ से कंटिन्यूसली अमोनिया को रिमूव करते जाओ तो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होता जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ अमोनिया। इसी तरह इंक्रीज ऑफ प्रेशर भी प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया को इन्हांस करता है। इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ये देखो यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 3 मोल, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी 4 वॉल्यूम जो हैं वो चेंज हो रहे हैं 2 वॉल्यूम में, ठीक है जी। 4 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में चेंज हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, सिस्टम विल बी शिफ्टेड टूवर्ड लोअर वॉल्यूम, तो प्रोडक्शन साइड पे जाएगा। तो इसका मतलब है इंक्रीज इन प्रेशर विल इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब ज़रा देखें जी भाई, वाई डिक्रीज इन टेम्परेचर, बेसिकली इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरह इसमें अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज या फेवर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। लेकिन नीचे मैंने टेम्परेचर इसके लिए जो रखा हुआ है 450 है, ये तो खुला तजाद हो गया ना। फिर ऐसा फिर क्यों है? इनफैक्ट जब आप टेम्परेचर रखते हैं 25 सेंटीग्रेड तो उस वक़्त 70 to 80% आपका KC वैल्यू आ रही होती है, यानी 70 to 80% हमारी KC वैल्यू आती है। लेकिन इस टेम्परेचर पे ये जो 400 to 450 है, इस पे सिर्फ 35% KC वैल्यू आती है। भाई वाई नॉट हम फिर 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, क्यों हम इतना हाई टेम्परेचर लगा रहे हैं? प्रॉब्लम इज़ दैट कि इस टेम्परेचर पे प्रोडक्ट तो मैक्सिमम है लेकिन इसकी अटेनमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट विद इन मैटर ऑफ मिनट्स यानी आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर आपको 2 दिन बाद ये 80% प्रोडक्ट मिले और 10 मिनट बाद या 15 मिनट या आधे घंटे बाद आपको 35% मिले, तो आप कौन सा प्रोसेस प्रेफर करोगे? तो यकीनन हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। क्यों? जब टेम्परेचर कम होगा, कोलिजन्स कम होंगे, प्रोडक्ट कम मिलेगा, यानी देर से मिलेगा इन शॉर्ट। और यहाँ से प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिल जाता है कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए हालांकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर
टेम्परेचर डिसफेवर करती है प्रोडक्ट को, लेकिन इसके बावजूद हम टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं और 35% जो पैदा होती है उसको हम रेफ्रिजरेट करके फ़ौरन कूल करके इसको निकालते रहते हैं। रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस से अमोनिया हम निकालते रहते हैं, तो कंटिन्यूस रिमूवल जो है उससे हम इस प्रोसेस को इंश्योर करते हैं। जहाँ तक कैटलिस्ट का सवाल है, इफेक्ट ऑफ पीस ऑफ आयरन इन्फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ MgO SiO2 एंड Al2O3, ये एक मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपका कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड को ये चीज़ें एक्टिवेट करती हैं, प्रमोट करती हैं। प्रमोटर ऑफ द एक्टिवेटर ऑफ द कैटलिस्ट और प्रमोटर ऑफ द कैटलिस्ट हैं ये सारी, और एज ए रिजल्ट कैटलिस्ट बेहतर तौर पे काम करता है। विदाउट कैटलिस्ट ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से टाइम लगेगा, लेकिन कैटलिस्ट की मौजूदगी में प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 200 ATM से 300 ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हमने 200 to 300 ATM प्रेशर रखना होता है। क्यों भाई, 4 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में जाएंगे, हाई प्रेशर होगा तो सिस्टम जो है वो फेवर होगा। इसके अलावा अगर आप 1000 ATM भी तो प्रेशर रख सकते थे। क्यों भाई, 1000 ATM पे ये अगर आप 200 to 300 रखते हैं तो 35% आप प्रोडक्शन ले रहे हो, लेकिन 1000 ATM पे आप 70 to 80% यहाँ भी ले सकते थे, ठीक है। तो फिर हम क्यों नहीं 1000 ATM प्रेशर रखते। इनफैक्ट बॉयलर्स वगैरह जो हैं या प्रोसेस में जो है हाई प्रेशर की वजह से अनसेफ हो जाते हैं, इसलिए हम प्रेशर भी कम रखते हैं सेफ कंडीशन को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ ये सिंथेसिस ऑफ SO3 दैट इज़ यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दैट इज़ द किंग ऑफ ऑल द केमिकल्स। SO2 + O2 चेंजिंग टू SO3 हो गया जी। कितनी एनर्जी निकली, 97.9 किलो जूल। अच्छा, अब इस प्रोसेस में भी अगर आप देखो तो रिमूवल ऑफ SO3, भाई आप जिस कंटेनर में बना रहे हैं उससे मुसलसल SO3 रिमूव करते जाओ, ठीक है जी। ठंडा करो इसको, कूल करके इसको हटाते जाओ, प्रोडक्ट और बनती जाएगी। आपको पता है ना, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फेवर द रिएक्शन इन। अगर आप इनमें से कोई चीज़ रिमूव करोगे तो रिएक्शन वापस जाएगा, ये डिसफेवर हो जाएगा। अगर आप कोई रिएक्टेंट में से ऐड करोगे तो फिर भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ये बातें आप सीख चुके हैं। इंक्रीज इन प्रेशर, अगेन 2 + 1 कितने वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम। रिएक्टेंट में 3 वॉल्यूम और प्रोडक्ट में 2 वॉल्यूम है। भाई 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में चेंज हो रहे हैं। इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिक्रीजेज वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कम होगा तो सिस्टम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यू मीन production of SO3 will be favored if we increase the pressure, volume decreases, और decreased volume किस साइड पे है, प्रोडक्ट की साइड पे। इस तरह increase of pressure will decrease the volume and system will move in the forward direction। decrease in temperature आ गया जी। अब भाई डिक्रीज इन टेम्परेचर बेसिकली अगेन अगर आप देखो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। लेकिन हम ये बात तो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम टेम्परेचर 400 to 500 ATM रख रहे हैं, सेंटीग्रेड रख रहे हैं भी। क्यों, अगेन हम कहते हैं जब टेम्परेचर हाई होगा तो कुलियन ज़्यादा होंगे, कुलियन ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट की अटेनमेंट आसान जल्दी हो जाएगी, लेस टाइम। और अगर आप टेम्परेचर कम रखते हैं 25 सेंटीग्रेड तो आपका केसी तो ज़्यादा आएगा। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगेन हम टाइम सेविंग करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं। जहाँ तक प्रेशर का सवाल है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर हम ज़्यादा नहीं लगाते। यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है बहुत इस एक्सप्लोसिवली, एज ए रिज़ल्ट हमें इसका प्रेशर इसको 1 ATM पे ही रखना पड़ता है। प्रेशर का रोल हम यहाँ पे मिनिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आप याद रखिएगा सालाना जो है एनुअली 110 मिलियन टन्स आपकी अमोनिया गैस प्रोड्यूस की जाती है, और इसमें से भी 80% जो है वो फर्टिलाइज़र्स वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। और ये कब तैयार हुई थी, हैबर बुश ने इसको 1933 में प्रिपेयर किया था, ठीक है जी। अब हम देखते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर अंडरगोज सेल्फ आयनाइजेशन एज फॉलोज, वाटर प्लस वाटर चेंजिंग टू हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन, या फिर आप एक सिंगल मॉलिक्यूल लिख लें वाटर का इंटू H और OH आयन में। आप इसके लिए KW अगर लिखो KC
KC आप लिखेंगे तो यू नो प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये आपका KC है। आपको पता है वाटर इज आयोनाइज्ड टू वेरी लीस्ट एक्सटेंस, आयोनाइज्ड टू वेरी लिटल एक्सटेंट, यानी बहुत कम वाटर जो है वो आयनाइज होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इस वाटर की। तो KC डॉट H2O इज इक्वल टू है H आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन। क्यों भी? वाटर की अमाउंट बहुत कम आयनाइज हुई है तो इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम इसको इधर ले जाते, इसको हम लिख सकते हैं क्या, KW इंटू H आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो 1 × 10 की -14 आता है। ठीक है, वो एक मोल के हम पर मोल निकाल के जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके आयना से, इन शॉर्ट KW इज इक्वल टू है 1 × 10 की -14। और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस पे क्या होगा भाई, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड रखें, एक थोड़ा सा हम स्केच करते हैं इसको, तो इसकी आयनाइजेशन होती है 10 की -14, और अगर आप 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखें तो ये 0.3 हो जाती है आयनाइजेशन। और अगर आप टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड करें, ठीक है जी, तो आपकी आयनाइजेशन हो जाती है 1 × 10 की -14। ठीक है, 10 टाइम इंक्रीज़ होगी। अब अगर आप टेम्परेचर 40 करो तो ये 3 × 10 की -14, और अगर आप 100 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ले जाओ तो याद रखिएगा 7.5 × 10 की -14, यानी ये टेम्परेचर के साथ साथ आयनाइजेशन वाटर की बढ़ रही है, यानी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहे हैं। ये तकरीबन कितना हो गया, 75%, यानी 0 से 100 तक जाएं तो 75 टाइम्स मोर आयनाइजेशन हुई है। इसका मतलब है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल इंक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आयनाइजेशन बढ़ती जाएगी। व्हाट इज pH? एक सोरेनसन साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने 1909 में pH और POH मुतारफ़ कराए। मसला ये था कि जब pH फाइंड करते थे या तो बहुत ही कम आती थी या वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसको शो करना कोई आसान नहीं था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, pH को कहा इन्होंने माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या कहें, इट इज़ pH क्या है, इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H आयन कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यही है। ठीक है, तो हम किसी भी pH को निकालने के लिए इसमें माइनस, इसका माइनस लॉग लेंगे, कोई बड़ी वैल्यू या बहुत ही माइन्यूटली स्मॉल वैल्यू, तो हम कहते हैं कि ये अब जब इसका लॉगरिथम लेंगे तो वो एक राउंड फिगर्स में आ जाती है चीज़। ठीक है, POH माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, आप कहते हैं इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो बेसिकली pH और POH क्या है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन होते हैं। ठीक है जी, हमें अभी पता चला कि KW इज इक्वल टू है H × OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू है 10 की -14। तो हम कहते हैं कि H इज इक्वल H आयन × OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू है 10 की -14। याद रखें, जब 1 वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल टूटे तो एक H और एक OH बनता है। इसका मतलब ये हुआ H इज इक्वल टू होता है
OH के, तो क्या हम इधर पुट कर सकते हैं? हम मतलब हम कहते हैं कि OH इज इक्वल टू अगर H है तो क्या हम इस OH की जगह पे H पुट कर सकते हैं? 10 की -14, तो H स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 10 की -14। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट और स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। H आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 की -7। इसका मतलब है न्यूट्रल वाटर जो होता है, ठीक है, हैज़ pH 7, ठीक है। वाटर जब न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसके अंदर H और OH आयन कंसंट्रेशन बराबर होती है। आप अगर उसमें 1 ड्रॉप एसिड डालें तो H आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और अगर 1 ड्रॉप बेस डालें तो उसकी OH आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। हम कहते हैं इफ़ pH is equal to 7, the solution is called neutral. If pH is less than 7, if pH is less than 7, तो फिर क्या होगा जी? 6 अगर आप कहते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर दैन pH, यू मीन कि आपकी pH 6, 4, 5, 3, 2, 1 है, तो सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। इफ़ pH इज़ मोर देन 7, फिर आप क्या कहते हैं? 8, 9, 10, 11, 13, 14 तक अगर आप जाते हैं तो फिर सोल्यूशन आपका क्या होगा? बेसिक होगा। न्यूट्रल सोल्यूशन pH 7, pH लेस देन 7, एसिडिक सोल्यूशन pH मोर देन 7, बेसिक सोल्यूशन। अभी कुछ जायज़ा लेते हैं हम। ये जो ईटरीज हैं, हम कुछ खाने की चीज़ें हैं, इनके हम pH का जायज़ा लें। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा याद रखिएगा। ब्रेड की pH 5.5, पोटैटोस 5.8, यानी हाईली एसिडिक डाल रहा है। रेन वाटर ये भी एसिडिक है। क्यों? आपको पता ही है, रेन वाटर के अंदर CO2 होता है, SO2, SO3 वगैरह, HCl या कोई क्लोरीन वगैरह अगर डिज़ोल्व है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सारे एसिडिक नॉन मेटल हैं, इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, इसलिए रेन वाटर जो है वो एसिडिक होता है। मिल्क की pH 6.5 है। सलाइवा जो है 6.5 से भी कम होनी चाहिए इसकी। प्योर वाटर जो होता है 100% प्योर वाटर जिसमें कोई मिनरल्स नहीं होते, दैट इज़ pH उसकी 7 होती है, ठीक है। एग जो है इसकी pH बेसिक है 7.8, और यू नो कि ब्लड की pH कितने पे होती है? 7.35, ठीक है, बेसिक होती है स्लाइडली। एप्पल की pH एसिडिक है 3.1। सी वाटर, क्यों भी? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इनके साल्ट्स होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, बेसिक हैं ये मेटल्स, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यू नो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो एसिडिटी में दिया जाता है, ठीक है। मैग्नीशिया वाइट सिरप होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है ये। दिस इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और इसकी pH 10.5। अगर मिल्क ऑफ लाइम हो तो वो इससे भी ज़्यादा बेसिक होगा, CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो इससे भी इसकी ज़्यादा होगी, 12 के करीब pH होगी इसकी, ठीक है। फिर आप देखें 0.1% अमोनिया, 11 pH है इसकी, 7 पे बेसिक शुरू हो जाता है, 7 अबव। सोडियम कार्बोनेट 11.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। 11.6 अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 से 14 तक हाई pH है इसकी, ठीक है। और अगर आप KOH की बात करें तो इसकी 14 होगी, यानी सबसे हाई इनमें से KOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा इन वालों में से। बनाना की pH देखें जी 4.6, ग्रेप फ्रूट 3.1, ऑरेंज 3.5, ये तीनों क्या हैं जी? एसिडिक इन pH है, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं चंद एक चीज़ों की pH, किसी MCQs टाइप में भी आपसे पूछा जा सकता है। बनाना हैज़ pH 4.6, ठीक है। ख़ास तौर पे आपका सी वाटर जो है इस पे कोई पूछ सकता है आपको किस तरह की pH होती है, इस पे पूछ सकता है वो आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको एसिड बेस मेटल्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड का कितना कॉन्सेप्ट है, तब आपको जा कर के वो बेस भी पूछ सकता है। अब आप नीचे देखें जाके, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है, ठीक है। इसकी pH आप देखें प्योरली बेसिक है ये, और इसी में अगर आप जाओ
तो अल्कली मेटल जो कि ज़्यादा बेसिक होते हैं, सोडियम, ठीक है, उसके नीचे पोटेशियम आ रहा है, इसका मतलब सोडियम से पोटेशियम ज़्यादा बेसिक है। ओके, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, इसका हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है, और ये आपके एसिडिक इन pH है। व्हाट इज़ pKw? pKw इज़ माइनस लॉगरिथम, इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kw, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का अगर आप नेगेटिव लॉग लें तो वो pKw होता है, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स क्या है? बेसिकली इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, या आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, और फिर परसेंटेज आयनाइजेशन हम सीखते हैं। क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट? इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड स्पीशीज टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड स्पीशीज, ठीक है। आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड स्पीशीज। आपके पास एसिटिक एसिड है, आप इसको यूँ कर लेते हो एसिटिक एसिड, आप इसको डिसोसिएट करवाते हो, इट इज़ इक्वल टू एसीटेट आयन, इनका मोलर कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन का, ये आपका न्यूमरेटर होगा और ये आपका डिनोमिनेटर होगा। या यूँ कह लें परसेंटेज आयनाइजेशन क्या होगी? परसेंटेज आयनाइजेशन, भाई ये है अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड ओवर अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल। फिर कितना आपने एसिड लिया है और कितना आयोनाइज हुआ है, आयोनाइज्ड ओवर अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हम परसेंटेज आयनाइजेशन निकाल सकते हैं। याद रखें, कोई एसिड जितना ज़्यादा H आयन देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है, जितना यानी ज़्यादा आयनाइज होता है, जितना कम देता है वो उतना वीक होता है। इस तरह हम अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड ओवर अमाउंट ऑफ एसिड अनआयोनाइज्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज आयोनाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है जी, कि आप परसेंटेज आयोनाइजेशन निकाल सकते हैं। वैसे आपको पता आयोनाइजेशन का कांस्टेंट Ka क्या होता है? डिसोसिएशन प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट। दिस इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड स्पीशीज टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड स्पीशीज। यानी ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि Ka की वैल्यू क्या आ रही है। अगर इफ़ Ka इज लेस देन 10 की -3 तो एसिड शुड बी, एसिड इज very weak, acid is very weak। और अगर Ka is from 1 to 10 की -3 तो इसका मतलब है acid is moderately strong, acid is moderately strong। और अगर Ka is greater than 1 तो हम कहते हैं acid is very strong। इसी तरह constant ratio of product of molar concentration of ionized species to the molar concentration of unionized species करके हम dissociation product of a base निकाल सकते हैं। इस तरह हम percentage ionization of a base अगर निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। इधर देखें, amount of acid base ionized, amount of base ionized over amount of base available, amount of base taken या available या initially available multiplied by 100। इससे आप परसेंटेज आयनाइजेशन निकाल सकते हो। याद रखें, अगर आपके पास pKa लार्ज वैल्यू आ रही है तो एसिड आपका वीक होगा। इसका मतलब है जिसकी pKa, इसका मतलब ये हुआ pKa इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। देखें, pKa जिसका ज़्यादा होगा वो एसिड वीक होगा,
ठीक है, और जिसका pKa वैल्यू कम होगी वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह pKb भी जो है बेस की स्ट्रेंथ के इन्वर्स रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बेस जो है वो भी क्या है, pKb जो है वो बेस की स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? क्योंकि लार्जर pKb अगर होगी तो वीकर बेस होगा। pKb इज फॉर बेसिस, pKa फॉर एसिडिक। लार्जर pKb वीकर इज द बेस। इसका मतलब pKa ऑफ द एसिड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड pKb ऑफ अ बेस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस। ठीक है जी। लॉरी ब्रांस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है, इन्होंने ये कहा था प्रोटॉन डोनर, ठीक है, इज एसिड, ठीक है, एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। मसलन वाटर प्लस अमोनिया, तो अगर आप रिएक्शन करवाओ तो ये बनता है अमोनियम आयन प्लस योर OH आयन। इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो लोन पेयर डोनर कौन है? वाटर। कौन है? वाटर। और लोन पेयर प्रोटॉन डोनर वाटर है और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है? बेस, और ये अमोनिया है। प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, और एसिड का प्रोटॉन डोनेट करने बेस से जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा, और जो एसिड से बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। कॉन्जुगेट बेस होगा। इस तरह एसिड बेस पेयर हम ले लेते हैं। इस तरह हमारे पास HA और H2 एक कॉमन एग्जांपल है। ये प्रोटॉन देता है, ये एसिड है, और वाटर के पास दो लोन पेयर हैं, ये प्रोटॉन लेता है, ये बेस है। याद रखें एसिड से जो चीज़ बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस होगी। ठीक है, एसिड से जो चीज़ बननी है वो कॉन्जुगेट बेस, और बेस से जो चीज़ बननी है वो कॉन्जुगेट एसिड होगी। ये चीज़ याद रखें। एसिड से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बनना है? कॉन्जुगेट। इस तरह हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हासिल कर लेते हैं। ये है लॉरी ब्रांस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसमें प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हम बात कर रहे हैं तो इनका इन्वर्स रिलेशन बनता है Ka इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपका एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर आपका बेस एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एम्फोटेरिक स्पीशीज़ के बारे में आप जानते होंगे, ऐसी स्पीशीज़ जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करती हैं। मतलब अमोनिया है आपके पास, ये एक प्रोटॉन ले लेता है जी, अमोनियम आयन बन जाता है। तो यहाँ पे इसने किसके तौर पे बिहेव किया है? भाई जो प्रोटॉन ले रहा है प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है दैट इज़ बेस। और यहाँ पे ये एक प्रोटॉन दे रहा है जो प्रोटॉन डोनर है, तो यहाँ पे अमोनिया एज प्रोटॉन दे के एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह वाटर है आपके पास। वाटर जब प्रोटॉन लेता है, इसके पास लोन पेयर हैं जी, प्रोटॉन लेने वाला क्या होता है? बेस। ठीक है, और उसका कॉन्जुगेट एसिड ये बना है। अब वाटर जब प्रोटॉन देता है तो क्या बना देता है? बेस। प्रोटॉन डोनर क्या होता है? एसिड। यानी ये वाटर एसिड है आपका और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये वाटर आपका बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। आपको पता होना चाहिए H3PO2 जो है ये मोनो बेसिक एसिड है, ये डाई बेसिक एसिड है, और ये ट्राई बेसिक एसिड है। ये याद रखना है आपने। H2PO2 और
PO3 ये ब्रोंस्टेड बेसिस हैं, याद रखना है ये दोनों, ठीक है, लोन पेयर डोनर हो सकते हैं। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस वो होते हैं विच हैव सेम कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयंस, यानी जिनके अंदर कॉमन आयन की कंसंट्रेशन सेम हो, दे आर कॉल्ड आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो टीएस होते हैं इनकी pH 7.4 होती है। जब आप ड्रामों में भी सुनते हैं मेरे लिए आपके टीयर NaCl के सॉल्यूशन के अलावा कुछ नहीं है, तो बेसिकली ये यानी इसमें सॉल्ट है, सोडियम वगैरह, तो टीयर्स की pH ये है। और ये देखिएगा एक pH ऑफ यूरिन बड़ी वेरी करती है, ये आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 4.8 एसिडिक से लेकर के 8.4 तक इसकी pH यूरिन की हो सकती है। वेरी लॉन्ग रेंज है, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों रेंजेस यूरिन में पाए जा सकते हैं। विच इज़ नॉट इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, क्यों भाई? इफेक्ट का कैटालिस्ट क्या नहीं है? डिक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, increase of energy of activation, decrease of time, decreases time makes possible quick product attainment। क्यों भाई? आपके ख्याल में से कौन सा पॉइंट जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता? कैटालिस्ट के केस में वैलिड नहीं है, यानी कि डिक्रीज ऑफ एनर्जी होती है, डिक्रीज ऑफ टाइम होता है, मेक्स पॉसिबल क्विक प्रोडक्ट अटेनमेंट भी होता है, तो इंक्रीज ऑफ एनर्जी नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। विच इज़ ग्राफ फॉर कैटालाइज्ड रिएक्शन, कैटालाइज्ड रिएक्शन का ग्राफ क्या है? क्या ऊपर से प्रोडक्ट में जाएं हम होके ग्राफ में और बिल्कुल फ्लैट सा हम होके आ जाएं, जल्दी आ जाएं, तो कौन सा ग्राफ? हमें पता है कि कैटालिस्ट जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है, यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, तो ये ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। कैटालिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है, मैकेनिज्म पाथवे को न्याय लेता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा, ठीक है, या आप A B C इसको B कर लेते हैं, ठीक हो गया। Kc इज़ हाईएस्ट फॉर अमोनिया सिंथेसिस एट, थोड़ा टेक्निकल है, आपको सोचना होगा Kc मैक्सिमम कब हो सकता है, यू नो कि इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप जब N2 और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हो तो दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज़ रिलीज 92 किलो जूल पर मोल, वट एवर जो भी है, या 46-8 जितनी भी है पर मोल के लिहाज से, ठीक है। तो अब हम देखें अगर, तो लोएस्ट जो टेम्परेचर होगा उस पे Kc की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए इन तीनों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो पहला ऑप्शन 100 है, सॉरी ये 25 सेंटीग्रेड वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। लोएस्ट टेम्परेचर मैक्सिमम Kc यही लाएगी। प्रेशर इज केप्ट एट ड्यूरिंग SO3 सिंथेसिस, सॉरी SO3 सिंथेसिस में किस पे प्रेशर रखा जाता है? 10, 100, 200 या 1 atm? बहुत एक्सक्लूसिव रिएक्शन है, इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 1 atm प्रेशर रखा जाता है, आपने याद रखना है SO3 सिंथेसिस में। व्हाट इज़ कैटालिस्ट फॉर SO3 सिंथेसिस? FeO, MgO, MgO, SiO2, प्लेटिनम एंड वेनेडियम पेंटॉक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्लेटिनम। क्या होना चाहिए कैटालिस्ट? यकीनन प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड आर बेस्ट कैटालिस्ट फॉर SO3 सिंथेसिस। मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी ऑब्टेन्ड, कैसे जी? कंटिन्यूस विथड्रॉल ऑफ अमोनिया करो, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑल अबव। देख लेते हैं हम N2 + 3H2, सबसे अहम बात कौन सी है जी? ये आपकी अमोनिया बन रही है, ठीक है, ये कंटेनर के अंदर है, अगर हम अमोनिया को मुसलसल हटाते जाएं तो ये वाक़यातन मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करें तो प्रेशर डिक्रीज़ करो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिस्टम वापस आ जाएगा, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोडक्ट कम हो जाएगी, आपकी यील्ड कम हो जाएगी। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, अगर 25 सेंटीग्रेड हो तो यील्ड 72 या 78 तक होती है, लेकिन 450 हम टेम्परेचर इसमें रखते हैं, जबकि उस वक्त यील्ड सिर्फ 35% होती है। वो किस लिए रखी जाती है? ये हाई टेम्परेचर इसलिए हम रखते हैं कि अटेनमेंट जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी ये बन जाए, हम हासिल करते जाएं।
तो इसमें सबसे अहम ऑप्शन कंटिन्यूस विदड्रॉल ऑफ अमोनिया है। इसके लिए मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी ऑब्टेन्ड, सिर्फ और सिर्फ ये वैलिड पॉइंट है इसमें कि आप कंटिन्यूसली अमोनिया को रिमूव करते रहो। कुछ MCQs देखें। सोल्यूशन हैविंग 0 pH इज न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक या हाईली एसिडिक। यकीनन जब हमारा pH 0 से 7 होता है तो सोल्यूशन हम क्या कहते हैं जी, मतलब अप टू 7 एसिडिक होता है, ठीक है। तो अगर 0 है तो यकीनन हमारा सोल्यूशन एसिडिक होना चाहिए, ठीक है जी। What is OH ऑफ द सोल्यूशन, यानी POH ऑफ द सोल्यूशन विद ए pH ऑफ 9। आपको पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू है pKW, ठीक है। आपको पता है pH कितनी यहाँ पे दी गई है 9, प्लस POH हमने निकालनी है इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो आप क्या करोगे, POH इज इक्वल टू है 14 माइनस 9 इज इक्वल टू है 5, और इसको रेज टू द पावर, ये 5 जो है बेसिकली 10 की रेज टू द पावर माइनस 5 का लॉग है ये, तो हमारा ये ऑप्शन होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। pH ऑफ ह्यूमन ब्लड कितनी है जी, 7.5, 7.8, 7.35 या 4.8। तो यकीनन ब्लड बफर है एक, और कहाँ पे बफर होता है, 7.35 पे ब्लड बफर होता है। pH ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कितनी होती है जी, पहले बताएं जी। सॉफ्ट ड्रिंक याद रखिए थोड़ा स्लाइटली बेसिक होते हैं, 7.5, और अगर मिल्क की पूछी जाए तो आपने याद रखना है 6.5 है, और सॉफ्ट ड्रिंक की 7.5। सी वाटर हैज़ pH मोर देन वाटर, लेस देन वाटर, इक्वल टू वाटर, लेस और मोर, दोनों हो सकते हैं। क्या ख्याल है? सी में हम कहते हैं NaCl, NaBr और कैल्शियम, और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, इनके सॉल्ट्स होते हैं, और ये जो मेटल्स हैं इनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे और pH मोर देन 7 हो जाएगी, वाटर बेसिक होगा जो कि सी वाटर होगा, ठीक है जी। विच हैज़ हाईएस्ट pH, इनमें से हाईएस्ट pH किसकी होनी चाहिए आपके ख्याल में? ये तो वैसे वीक एसिड है, इसकी नहीं होगी। और H2SO4 अगर आप आयोनाइज करो तो ये 2H प्लस SO4 माइनस 2 देता है, ठीक है। और 0.1 मोलर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। आप लॉग ऑफ 1 लोगे तो ये तो 0 pH कितनी आ जाएगी, विच हैज़ हाईएस्ट pH, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे हाईएस्ट pH इसकी आएगी, ठीक है। किसकी आएगी? 0.1 मोलर HCl की। विच हैज़ 0 pH, अगेन देखें जी। अब हम अगर देखें pH इसकी और इसकी सब की pH निकालें तो इसकी pH 0 आएगी, क्योंकि ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड है। आप इसको आयनाइज करो, H2SO4 2H आयन और सल्फेट। अब आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ 1, ये देखो ना 0.5 इंटू 2 टाइम देता है H आयन, तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू है 0। इसका मतलब है pH 0 H2SO4 की आएगी। द pH ऑफ 0.001 मोलर HCl इन वाटर इज, भाई HCl आयनाइज हुआ वाटर में, गिविंग अस H एंड Cl आयंस। H आयन कंसनट्रेशन कितनी है? 0.001। इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखें तो ये हो जाएगी 1/00000, और इसको आप ऊपर लेके जाओ तो 10 की -3 होगी। अगर आप इसका आप लॉग लेते हो, लॉग ऑफ 10 की -3, तो इसकी अगर आप लॉग लेंगे तो log 3 माइनस लॉग माइनस इनटू लॉग ऑफ 10 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगी +3, log ऑफ 10 1 हो जाएगा, तो 3 pH आनी चाहिए। द pH ऑफ 0.001 मोलर HCl इन वाटर, ये आपकी 3 pH होनी चाहिए। pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH इन वाटर। अब ज़रा देखिएगा जी, pH आपने निकालनी है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन, इसी तरह अब आप हाइड्रोक्सिल आयन, ये देखिए ये भी वही है 0.001 मोलर। अब के बार NaOH है, अब के बार जो हमारे पास जो pH देखें बेस है, तो इसकी हमारे पास जो आएगी वो pH होगी, वहाँ से हम pH निकालेंगे। अब लेट्स से सेम सिनेरियो इज हियर, आप NaOH को आयनाइज करते हो, ठीक है,
तो ये आयनाइज होता है इनटू Na प्लस OH। OH जो है हमारा 0.001 है। अगेन आप यही रिपीट करेंगे लॉग ऑफ ये, लेकिन POH आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है? POH। भाई अगर POH 3 आ रही है हमारे पास, तो आपको पता है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 है अगर, तो हम PH निकाल चुके हैं, दैट इज़ आवर 3। तो POH कितनी होगी? इज इक्वल टू है 14। ये होगा 14 माइनस 3, आपका POH आ जाएगा। कितना आएगा? आपने PH निकालनी है, सॉरी POH आपकी आई हुई है 3, तो PH कितनी आ जाएगी? 11। तो हमारा ये आंसर ठीक होगा। देखिए POH हमने निकाल ली और वहाँ से हमने PH निकाल ली, ठीक है। ऑन एडिंग बेस इन वाटर PH विल बी, अगर आप वाटर में बेस निकालें क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? लेस देन 7, मोर देन 7, 7 न्यूट्रल, PH क्या होगी? मोर देन 7 होगी। सोल्यूशन बेसिक होगा ना ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल। ओके जी।